हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। एज यू नो, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज और इस सीरीज में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इस सीरीज में ये हमारा चैप्टर नंबर 38 है। आज हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। जो ग्रास रूट लेवल पर स्वशासन होता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भारत के अंदर डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए भारतीय संविधान में 2 अमेंडमेंट एक्ट किए गए थे। फर्स्ट 73rd अमेंडमेंट और सेकंड नंबर पर किया गया था 74th अमेंडमेंट। ये दोनों अमेंडमेंट आपके 1992 में हुए थे, 1992 में हुए थे। 73rd अमेंडमेंट के द्वारा भारत के अंदर पंचायती राज सिस्टम लाया गया था और जो आपका 74th अमेंडमेंट है यह अर्बन एरिया में स्थानीय स्वशासन को लागू करने के लिए 74th अमेंडमेंट किया गया था। तो जो आपका 73rd अमेंडमेंट है यह रूरल एरिया के लिए है और जो 74th अमेंडमेंट है यह आपका अर्बन एरिया के लिए है। रूरल एरिया के लिए पंचायती राज सिस्टम लाया गया था जिसके अंदर 3 टायर जो पंचायत होती है उसके बारे में बताया गया था। 3 टायर पंचायत में सबसे जो फर्स्ट लेवल पर होती है वह ग्राम पंचायत होती है, सेकंड नंबर पर मध्यम यानी कि मीडियम पंचायत होगी और जो आपकी थर्ड नंबर पर आती है वह होगी जिला पंचायत। तो यहाँ पर आपके पंचायती राज सिस्टम के अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 3 टायर लेवल की गवर्नमेंट का गठन किया गया था जिसमें 3 लेवल की सरकारें होंगी, ग्राम लेवल पर, माध्यमिक लेवल पर और जिला लेवल पर। इसी प्रकार जो आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट था इसके अंदर भी 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन किया गया था। फर्स्ट नंबर पर नगर पालिका, सेकंड पर नगर परिषद और थर्ड नंबर पर आती है नगर निगम। तो ये 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ताकि जो अर्बन एरिया है उसके अंदर स्वशासन को स्थापित किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में जो पंचायती राज और नगर निगम के बारे में जो भी बताया गया है उन्हें हम इन क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है। तो क्वेश्चन के माध्यम से ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आपको यहाँ पर ये बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राज्य की जो सरकारें होती हैं उन्हें यह आदेश देता है कि इन सभी राज्यों को अपने राज्य के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी आर्टिकल 48 और ऑप्शन डी आर्टिकल 51। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्टिकल 40 जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हें ये आदेश देती है, निर्देश देती है कि सभी राज्यों को अपने राज्य के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए, जो कि 3 लेवल की ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्टिकल 40 ऐसा निर्देश देते हैं राज्य सरकारों को। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। जो आपका आर्टिकल 40 है यह DPSP में शामिल है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। आर्टिकल 40 में जो प्रोविजन दिया गया है वो इस प्रकार है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां भी देगा और ऐसे अधिकार भी प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए एलिजिबल योग्य बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जो आर्टिकल 40 है यह आपके DPSP का पार्ट है और आर्टिकल 40 स्टेट गवर्नमेंट्स को ये आदेश देते हैं कि सभी स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य के अंदर जो स्वायत्त शासन है उसे पूरा करने के लिए ग्राम पंचायतों का गठन करेगी और उन्हें ग्राम पंचायतों को पावर भी देंगे और अधिकार भी देंगे ताकि वह स्वशासन की इकाइयों के रूप में अपना कार्य संपन्न कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 40 है वह राज्य को क्या करने के लिए आदेश देते हैं, एडवाइस देते हैं। ऑप्शन ए समान सिविल संहिता के संबंध में, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, ऑप्शन सी नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में और ऑप्शन डी कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में।
जो कर्मचारी हैं उनके जो मजदूरी दी जाती है उन्हें उनका निर्वाह करने के लिए लायक हो वैसी मजदूरी उन्हें देना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 स्टेट गवर्नमेंट को ये आदेश देते हैं कि हर एक राज्य को अपने राज्य के अंदर 3 टायर जो पंचायत हैं उसका गठन करना चाहिए और उन पंचायतों को शक्तियां और अधिकार भी देने चाहिए ताकि वह स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्टिकल 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के संबंध में परामर्श देते हैं, एडवाइस देते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो भारत के अंदर पंचायती राज सिस्टम है उसे स्वशासन की इकाई किसके रूप में संगठित किया गया था। ऑप्शन ए भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से, ऑप्शन बी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से और ऑप्शन डी भारतीय संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 73 से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1992 में किया गया था। 1992 में 2 अमेंडमेंट किए गए थे, एक 73 और एक किया गया था 74। 73rd अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा भारत के अंदर पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था और 74th के द्वारा जो आपका अर्बन एरिया में स्वशासन की इकाई है अमेंडमेंट एक्ट 74 के द्वारा वह स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो पंचायती राज है इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जिसकी रिकमेंडेशन बलवंत राय मेहता के द्वारा दी गई थी। इन्होंने बोला था कि हर एक राज्य के द्वारा उन राज्यों के अंदर 3 टायर पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई थी। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया था। संवैधानिक दर्जा प्रदान करके उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसके अंदर तृतीय तल किस ईयर में ऐड किया गया था। ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1992 में और ऑप्शन डी 1993 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, 1993 में। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में जोड़ा गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं के रूप में भी जाना जाता है और 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है जिन्हें नगर पालिकाएं भी कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से और जो 74वां संविधान संशोधन है वह 1 जून 1993 से प्रभाव में हुआ था। तो जो तृतीय तल है उसे 1993 में भारत की संघीय व्यवस्था में जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पंचायतें और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किए गए थे। यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अंदर जब पंचायतें और नगर पालिकाओं को ऐड किया गया था तो वह किस ईयर में किया गया था। ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 2000 में और ऑप्शन डी 1993 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 1993 में भारतीय संविधान के अंदर पंचायतें और नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया था। पंचायतें और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान आर्टिकल 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किए गए थे। ये दोनों एक्ट 1993 से लागू हुए थे। जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट है यह आए 1992 में थे लेकिन लागू 1993 से हुए थे। तो जो इनके ये प्रावधान है वह 1993 से ही भारतीय संविधान में ऐड किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर
बिल की बात की गई है, संशोधन बिल। यहाँ पर अधिनियम की बात नहीं की गई है, बिल की बात की गई है। आप सभी को पता है कि जो बिल होता है उसे अधिनियम बनने के लिए 3 प्रोसीजर से गुजरना होता है। पहले वह लोकसभा या फिर राज्य जो पार्लियामेंट होती है उनके किसी भी सदन, लोकसभा या फिर राज्यसभा में पारित किए जाते हैं। फिर दोनों में पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आते हैं। जब राष्ट्रपति ऐसे किसी भी बिल पर अपनी मंजूरी दे देते हैं तो वह बिल अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके कानून की जो वैधानिक शुरुआत थी वह कौन से बिल से हुई थी। ऑप्शन ए 61वें संविधान संशोधन बिल से, ऑप्शन बी 62वें संविधान संशोधन बिल से, ऑप्शन सी 63वें संविधान संशोधन बिल से और ऑप्शन डी 64वें संविधान संशोधन बिल से। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 64वां जो संविधान संशोधन बिल है ये अधिनियम नहीं है, इसे मंजूरी नहीं मिली थी, यहाँ पर बिल की बात की गई है। तो जो 64वां संविधान संशोधन बिल है उसी बिल से 73वें संविधान संशोधन को वैधानिक शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की जो वैधानिक शुरुआत हुई थी वह 64वें संविधान संशोधन विधेयक बिल के द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्होंने मई 1989 में लोकसभा में पेश किया था। यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था, इसलिए यह बिल ही रहा, अधिनियम नहीं बना। राज्यसभा में पास नहीं होने के कारण यह व्यक्तिगत हो गया था। फिर उसके बाद 72वां संविधान संशोधन विधेयक, यहाँ पर भी बिल बताया गया है। जो 72वां संविधान संशोधन विधेयक है वह 1991 में संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के रूप में अधिनियमित हो गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। जो पंचायती राज हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उनकी वैधानिक शुरुआत हुई थी 64वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा, क्योंकि इनके बारे में पंचायती राज के सिस्टम के बारे में इस बिल में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। जो पंचायती राज सिस्टम है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए 73rd, ऑप्शन बी 71st, ऑप्शन सी 74th और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ था, इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया था, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो जो 1992 का दौर था उस समय प्रधानमंत्री पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अमेंडमेंट संशोधन है जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन ए 71वां, ऑप्शन बी 72वां, ऑप्शन सी 73वां और ऑप्शन डी 75वां। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में लाया गया था, इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। भारतीय संविधान के अंदर जो 73वां संशोधन किया गया था 1992 में, उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के संबंधों से, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की पावर शक्तियों से, ऑप्शन सी संसद सदस्यों के वेतन और उनके विशेष अधिकारों से और ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत के संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में 73वां पंचायतों के लिए और 74वां संवैधानिक संशोधन नगर पालिकाओं के लिए जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 1992 के टाइम में जिस समय
73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव और ऑप्शन डी वीपी सिंह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, पीवी नरसिम्हा राव इस समय प्रधानमंत्री थे देश के। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और इनका कार्यकाल जो टेन्योर था वह 1991 से 1996 के बीच था। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन राज्य की पंचायतें और नगर पालिकाओं से संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन है वह पंचायतों के लिए किया गया था और जो 74वां संविधान संशोधन है वह नगर पालिकाओं में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? दोस्तों, जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है, जिसको भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, इसके अंदर इस 11वीं अनुसूची के अंदर 29 ऐसे कार्य हैं जिनका उत्तरदायित्व पंचायती राज सिस्टम को सौंपा गया है कि इन 29 विषयों के ऊपर जो भी कार्य होंगे वह पंचायती राज के द्वारा किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो ये 29 कार्य हैं यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 243H, ऑप्शन बी आर्टिकल 243E, ऑप्शन सी आर्टिकल 243F और ऑप्शन डी आर्टिकल 243G और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आर्टिकल 243G के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों की लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची आर्टिकल 243G के तहत दी गई है। आर्टिकल 243G के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी गई हैं, जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। 1992 में संविधान में जोड़ा गया था। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि भारतीय संविधान के अंदर 1992 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 73rd। उस 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस 11वीं अनुसूची के अंदर 29 ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में कार्य करने की जो पावर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी गई है ताकि वह आर्थिक विकास कर सके और सामाजिक न्याय के लिए भी योजनाएं बना सके। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन जो कि 1992 में किया गया था, उसने कौन कौन से प्रावधान ऐड किए थे? फर्स्ट, पंचायतों के लिए नियमित चुनाव कराने के लिए, पंचायतें जो होती हैं उनके लिए रेगुलर चुनाव कराने के लिए प्रावधान किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, महिलाओं के लिए भी सभी स्तरों पर सीटों को आरक्षित किया गया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड, राज्य के वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करना, ट्रांसफ़र करना है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ, 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र करना, जो 11वीं अनुसूची के अंदर कार्यों से रिलेटेड जो पावर दी गई है वह पंचायतों को सौंपना। तो जो ये 4 कार्य आपको बताए गए हैं, ये चार जो प्रोविजंस आपको बताए गए हैं, ये सभी 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किए गए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी चारों आपके 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किए गए हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल उपबंधों के तहत पंचायतों के नियमित चुनाव भी होंगे। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 1/3 जो सीटें हैं वह आरक्षित की जाएंगी। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करेंगे। जो पंचायतें हैं उन्हें अपने कार्यों की पूर्ति के लिए जो भी वित्त है वह राज्य के वित्त आयोग से दिया जाएगा। यह राज्यपाल के द्वारा गठित किया जाएगा। जो राज्य का जो वित्त आयोग है, फाइनेंशियल कमीशन है, वह राज्यपाल के द्वारा गठित किया जाएगा।
पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य करने की पूरी शक्ति होगी और इस अनुसूची के अंदर कुल 29 सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर कार्य करने का जिनका जो उत्तरदायित्व है वह पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के 73वें संविधान संशोधन पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। आपको यहाँ पर ये बताना है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को जो कार्य सौंपे गए थे वह कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं। ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 13वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 11वीं अनुसूची के अंदर 29 कार्य ऐसे दिए गए हैं जिनका उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है और 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ी गई थी 1952 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए थे। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है जिसे भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था उसके अंदर कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं जिनका उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 30। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 29 ऐसे विषय हैं जिनका उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंधित करने का अधिकृत है। ऑप्शन ए, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो पंचायतों की संरचना होती है यह किसके द्वारा गठित होती है। ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य के विधानमंडल, ऑप्शन सी भारत के संसद और ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। राज्य की जो विधानमंडल होती है उसके द्वारा पंचायतों की संरचना का गठन किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 243 क्लोज 3 सब क्लोज ए के अनुसार राज्य का जो विधानमंडल होता है वह पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। तो राज्य के विधानमंडल को पंचायतों की संरचना का गठन करने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो पंचायत का स्ट्रक्चर है उसके बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत आपको बताना है। ऑप्शन ए, किसी राज्य की विधानमंडल विधि बनाकर कानून के द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो राज्य का विधानमंडल होता है वह कानून बनाकर पंचायत की संरचना के लिए उपबंध बना सकते हैं। ऑप्शन बी, ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो ग्राम सभा होती है वह विलेज के लेवल पर अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ऑप्शन सी, प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी दिया गया है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वह मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकते हैं। आपको जो भारतीय संविधान का 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया गया था उसमें 3 टायर की पंचायतों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट लेवल पर ग्राम पंचायत, सेकंड मध्य पंचायत और 3rd लेवल पर होती है जिला पंचायत। तो ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है उन्हें अपने राज्य के अंदर मध्य स्तर की जो पंचायत होती है उसका गठन करना की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन 1992 के द्वारा शामिल भाग 9 में उपबंध के तहत किसी राज्य की विधानमंडल कानून बनाकर पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकती है। ये दिया गया है आपको आर्टिकल 243 क्लोज 3 के अंदर। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी कृत्यों का पालन करेगी जो कि किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर उपबंधित किए गए हैं। ये आपको दिया गया है आर्टिकल 243 ए में। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करेगा, ये आपको दिया गया है आर्टिकल 243 क्लोज 2 सब क्लोज 1 के अंदर। लेकिन जहां ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम होती है वे मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकेंगे। ये प्रोविज़न दिया गया है आपको आर्टिकल 243 क्लोज 2 सब क्लोज 2 के अंदर। अतः जो आपका ऑप्शन सी दिया गया है वो आपका इनकरेक्ट है।
ऑप्शन सी आपका यहाँ पर इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक राज्य दिया गया है, लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होती है उन्हें मध्य लेवल की जो पंचायत होती है उसे गठित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर यहाँ पर प्रत्येक वर्ड नहीं होता तो शायद ये आपका ठीक होता, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक शब्द दिया गया है जिसकी वजह से आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या होती है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है भारत के अंदर, उसके अंदर जो शासन होता है वह किस प्रकार से होता है, शासन का जो स्ट्रक्चर है वह कैसा होता है। ऑप्शन ए, ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना। ऑप्शन बी, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना। ऑप्शन सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। और ऑप्शन डी, ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्थाओं को ऐड किया गया था उसके अंदर तीन लेवल की संरचना के बारे में बताया गया है कि हर राज्य के अंदर 3 लेवल की पंचायतें होंगी। पहली ग्राम, सेकंड यहाँ पर खंड लिखा है जिसका मतलब होता है मध्य, और थर्ड नंबर पर जिला स्तर। तो ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर 3 स्तर पर पंचायतें होंगी हर सभी राज्यों में, लेकिन उन राज्यों में नहीं होंगी जिनकी मध्य लेवल की जो पंचायत होती है वह उन राज्यों के अंदर नहीं होंगी जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 243 क्लोज 2 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था दी गई है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती और जिला स्तर। किंतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 18, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए 25 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 35 लाख और ऑप्शन डी 30 लाख। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 20 लाख। जिन राज्यों के अंदर 20 लाख जनसंख्या से कम जनसंख्या होगी वह राज्य अपने राज्य के अंदर मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें गठित नहीं कर सकते हैं। ये प्रोविज़न दिया गया है 73rd संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक का होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत के अंदर जो पंचायत का कार्यकाल टेन्योर फिक्स किया गया है वह किस दिन से लेकर 5 साल तक होता है। ऑप्शन ए, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। ऑप्शन बी, चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से। ऑप्शन सी, चुनाव के परिणामों की घोषणा की तिथि से। और ऑप्शन डी, सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। जिस दिन पंचायतों का प्रथम अधिवेशन होता है उस दिन से लेकर अगले 5 सालों तक पंचायतों का कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 243 ई में के अनुसार भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करती रहेगी। विधि के द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार उसके तहत उसे इसके पहले विघटित भी किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आर्टिकल 243 क्लोज ई के अंदर ये प्रोविज़न दिया गया है कि भारत के अंदर हर एक पंचायत जिस दिन उनका प्रथम अधिवेशन होता है उस तारीख से लेकर अगले 5 वर्षों तक अपना कार्य करती रहेगी, लेकिन उन्हें 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है कानून बनाकर। यदि पंचायतें पहले विघटित कर दी गई हों तो विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। अगर किसी भी पंचायत को 5 साल कंप्लीट होने से पहले विघटित कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है, तो 6 महीने के अंदर न्यू इलेक्शंस होने चाहिए। समय पूर्व अर्थात 5 वर्ष की अवधि अर्थात 5 वर्ष की पूरी अवधि की समाप्ति से पहले, यानी कि जो टाइम बचा हुआ है उससे पहले ही इलेक्शन हो जाने चाहिए। विघटित पंचायत जब पुनः गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए ही होगी। जब जैसे कि किसी भी पंचायत का 5 साल के लिए गठन होता है, लेकिन अगर उसे 1 साल के अंदर ही विघटित कर दिया गया है तो जो बचे 4 साल होते हैं उसी के लिए न्यू
न्यू पंचायत का गठन किया जाएगा। अगले आने वाले 4 सालों के लिए ही पंचायत का गठन किया जाएगा। वो 4 साल कंप्लीट होने के बाद फिर न्यू इलेक्शन होंगे, फिर 5 साल के लिए पंचायत का गठन किया जाएगा। किंतु यदि बची हुई अवधि 6 महीने से कम होती है तो निर्वाचन, अगर जो ये आपको ये बताया गया है कि जो पंचायत का विघटन हो गया है लेकिन उसका जो बचा हुआ टाइम है वो 6 महीने से भी कम है, तो उसके लिए न्यू इलेक्शंस की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होने चाहिए। आपको यहाँ पर भी यही बताना है कि अगर पंचायतों को उनका टेन्योर 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही भंग कर दिया जाता है तो कितने टाइम के अंदर न्यू इलेक्शंस होने चाहिए। ऑप्शन ए 1 महीने के अंदर, ऑप्शन बी 3 महीने के अंदर, ऑप्शन सी 6 महीने के अंदर और ऑप्शन डी 1 साल के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, 6 महीने के अंदर न्यू इलेक्शंस होने चाहिए। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। इसके द्वारा भाग 9 के तहत 16 नए आर्टिकल और एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि 11वीं अनुसूची है। इस भाग में पंचायतों के गठन, उनके निर्वाचन और शक्तियां, इनके बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 243 क्लोज ई में के तहत पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट आया हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।